स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ UPSC CSC चैनल। आई एम शुभम शर्मा, योर इकोनॉमी फैकल्टी। फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो अभी एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि IMF जो है भारत के नेबर्स को जो फंड करता है उससे बहुत पहले से भारत अपने नेबर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से भारत अपने नेबर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, कितने अमाउंट का देता है, कौन कौन से पर्पसेस के लिए देता है। तो बहुत ही डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम इस वीडियो में समझेंगे कि इंडिया के लिए क्यों नेबर फर्स्ट एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपके इकोनॉमी के साथ साथ IR वाले पार्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। सबसे पहले अगर भारत के फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। ये मेरी फेवरेट लाइन भी है और आप लोगों के साथ भी मैं कई बार इसको शेयर कर चुका हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीडेड फ्रॉम फार्म गेट टू कंज्यूमर गेट। किसान के खेत से इंडिविजुअल की प्लेट तक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो भारत का भी यह मानना है कि अगर हम किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकें, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज को बेहतर कर पाएं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है उस कंट्री के लिए। और साथ साथ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश में होता है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जिससे इकोनॉमी में वर्चुअस साइकिल बढ़ती है और GDP भी एनहांस होती है। दूसरा, स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। आप सबको ये बात पता है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस उतने अच्छे नहीं है, हमारी टसल होती है। तो कहीं ना कहीं जितना हम नेबर्स को अपने साथ क्लोज एसोसिएट करेंगे, लॉन्ग टर्म में आगे जाके हो सकता है कि कभी हमें इन नेबर्स के स्ट्रैटेजिक लोकेशंस की जरूरत पड़ जाए अपने आर्मी और नेवल बेस के लिए। श्रीलंका क्या करता है? श्रीलंका का जो चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली थ्योरी है, उसमें वो यही काम तो कर रहा है। वो एनसर्कल कर रहा है इंडिया को अलग अलग तरीके से, चाहे पाकिस्तान में ग्वादार हो, श्रीलंका में हम्मन तोता हो। तो ये इस तरह से कैसे काम करता है चाइना, ताकि इंडिया को एक एनसर्कल कर सके। तो वहीं अगर भारत भी आज अपने नेबर्स के साथ रिलेशन स्टैब्लिश अच्छे कर लेता है, तो कल को हो सकता है हमें भी जरूरत पड़े कि अगर कभी कोई एडवर्स सिचुएशन आए तो हम भी इन कंट्रीज की सहायता से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। तीसरी चीज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। भारत का यह भी मानना है कि आने वाले समय में किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि उसका यूथ कितना ज्यादा स्किलफुल है, कितना जल्दी वहां पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, कितना जल्दी वहां टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी है उसको सीखा जा रहा है। तो भारत की तरफ से बहुत सारे स्किल बेस्ड प्रोग्राम होते हैं जिसमें इंडिया के स्किल बेस्ड लोग इन देशों में जाते हैं, वहां के लोगों को स्किलफुल करते हैं और वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाने की कोशिश करते हैं। देन सपोर्ट फॉर SDG। आप ये मानिए कि पूरा का पूरा जो SDG है वो पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली के फॉर्म में क्रिएट कर रहा है। अब उसमें एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो कहीं ना कहीं एशिया की भी जिम्मेदारी ज्यादा है SDGs को लेकर। तो इन 17 गोल्स और 169 टारगेट्स में भारत ने अपने खुद के SDGs तो बना ही रखे हैं, साथ साथ में भारत प्रमोट करता है, भारत कोशिश करता है कि पूरे एशिया में, स्पेशली अगर मैं साउथ एशिया की बात करूं, साउथ एशिया में SDG गोल्स जो है वो और बेहतर तरीके से प्रमोट हो सके। इसीलिए जब सार्क की कोई भी मीटिंग होती, चाहे मिनिस्ट्रियल लेवल पर हो, चाहे हेड लेवल्स पर हो, वहां पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जिक्र जरूर होता है। देन इमरजेंसी एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। आप सबको पता है कि नेचुरल डिजास्टर जो होता है वो ये नहीं देखता कि ये कौन सा देश है, ये कौन सा व्यक्ति है, कौन से रिलीजन का व्यक्ति है। वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है कि मानवता कितनी है। अब कई बार ऐसा हुआ, नेपाल में प्रॉब्लम हुई, कई बार ऐसा हुआ म्यांमार में प्रॉब्लम हुई, तो या बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुई, तो भारत ने अपनी तरफ से यथासंभव जितना पॉसिबल हो पाया ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल एड्स प्रोवाइड करी दी गई। देन रीजनल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स। देखिए, आज का जो टाइम है ना, उसमें रीजनल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। चाहे आप आसियान के ग्रुप्स कंट्री में देख लीजिए, RCEP है, चाहे आप OPEC कंट्रीज का ग्रुप देख लीजिए, चाहे EU का ग्रुप देख लीजिए, रीजनल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं रीजनल कनेक्टिविटी की बात करूं तो शायद सार्क की रीजनल कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा मायने रखती है भारत के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान और चाइना के संदर्भ में प्रॉब्लम ज्यादा है। तो वहां पर अगर ये रीजनल कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो हमारे लोग भी वहां पर आराम से जा पाएंगे, ट्रेड प्रॉपर हो पाएगा और डिफेंस पर्पसेस के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ऑब्वियस सी बात है
कि नेबर्स तो बदल नहीं सकते, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आप घर बदल लोगे, तो नेबर्स तो आपके यही रहने हैं। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, अब इस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कई बार ऐसा भी प्रतीत हुआ है, कई बार ऐसा प्रिज्यूम किया गया है कि भारत बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है। कुछ हद तक मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि बिग ब्रदर अप्रोच या बिग ब्रदर रोल जो है, इसको भारत कोई प्रिटेंड नहीं करता है, कई बार इन चीजों को अज्यूम भी किया जाता है। तो इस चीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हमारा सपोर्टिव होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को प्रमोट करे। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत के ये कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट्स हैं। अब अगर मैं बात करूं ओवरऑल आपसे कि असिस्टेंस जो है, ये असिस्टेंस कितने तरीके के भारत के द्वारा दिए जाते हैं, हाउ मेनी काइंड ऑफ असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय इंडिया। फर्स्ट, ग्रांट्स एंड एड। भारत जो है सबसे पहले तो ग्रांट और एड देता है, जिसमें किसी तरह का पैसा वापस लौटाने की जरूरत इन कंट्रीज को नहीं होती। भारत अनुदान देता है, ग्रांट देता है, चाहे वो नेपाल को हो, चाहे भूटान को हो, चाहे म्यांमार को हो। वी प्रोवाइड देम ग्रांट एंड इन रिटर्न वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। सेकेंड, लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट में एक निश्चित समय तक भारत के द्वारा पैसे दिए जाते हैं और उसमें भारत ये एक्सपेक्ट करता है कि जो पर्टिकुलर अमाउंट है उस पर ये जो कंट्रीज हैं एक टाइम के बाद इस अमाउंट को रीपे कर दें। तो अंडर द लाइन ऑफ क्रेडिट दीज कंट्रीज विल रीपे द अमाउंट आफ्टर सम टाइम। इट्स नॉट एसेंशियल कि भाई उन्हें अभी इस पैसे को देना है, बट एक निश्चित अवधि के बाद वो इस पैसे को दे सकते हैं। तीसरा, बायलेटरल एग्रीमेंट्स। कंट्रीज के बीच में जो बायलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, विजिट्स होती हैं, भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं, तो बायलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं और इन बायलेटरल एग्रीमेंट्स में हम कोशिश करते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हम इनके साथ साइन कर पाए। देन टेक्निकल असिस्टेंस। टेक्निकल असिस्टेंस के बारे में बता चुका हूं कि स्किल बेस बढ़ाना, हमारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो इन देशों में जाते हैं, इंटरवेंशंस होती हैं, बार बार इनोवेशंस की बात होती है, ये सब चीजें हैं, ये असिस्टेंस भारत के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अब एक फिगर की बात करूं जो लास्ट ईयर के बजट के अकॉर्डिंग था, जिसमें हमने भूटान को ऑलमोस्ट 2068.56 करोड़ 33 बिलियन आप देखें तो ये एक यूपीएससी में एक रैंडम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, माइट बी दे लास्ट दिस क्वेश्चन, कि पर्टिकुलर कौन सी कंट्री को सबसे ज्यादा आप फाइनेंशियल असिस्टेंस जाती है। तो सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जाती है वो हमारी तरफ से भूटान, देन अफगानिस्तान, उसके बाद में नेपाल, बांग्लादेश, इस तरह से दिस कैन बी अ क्वेश्चन। तो ये हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। नाउ दिस इज जस्ट अ फैक्ट बेस्ड थिंग, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं भूटान को, तो ऑलमोस्ट इंडिया जो है 4500 करोड़ का इकोनॉमिक असिस्टेंस भूटान को ओवर द ईयर्स देते हुए आया है, जिसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एजुकेशन इनिशिएटिव्स की तरफ से भारत ने बहुत काम भूटान के लिए किया है। जिसमें अगर आप देखें तो छूका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसमें भारत ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली भारत ने इंस्टॉलेशन के 336 मेगावाट पावर को इंस्टॉल करने के लिए इंडिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी। देन केलोंगचूब हाइड्रो पावर जो है ये भी इंडिया और भूटान का जॉइंट वेंचर है, जिसमें 600 मेगावाट की पावर जनरेट होगी, इसमें भी भारत की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट पुंगात्सु जो प्रोजेक्ट है इसमें भी भारत ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी है नेपाल को अलग अलग कैपेसिटी जनरेशन के लिए। तो आप ये देखिए यहां पर इंडिया का जो मेजर फोकस है इन भूटान, दैट इज ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे हमारा स्पेसिफिक फोकस है रिगार्डिंग टू भूटान। देन इफ आई टॉक अबाउट नेपाल, तो 10,000 करोड़ का ऑलमोस्ट हमने ग्रांट अब तक एड हम अब तक दे चुके हैं 2002 से। और नेपाल में भी हम लोग फोकस जो करते हैं ज्यादा वो करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कि रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें अगर आप बात करें तो सबसे पहले भारत ने मेची महाकाली हाईवे और नेपाल इंडिया फ्रेंडशिप रोड जो इसको नाम दिया गया उसमें इन्वेस्ट किया है। देन जोगबनी विराटनगर रेलवे, ताकि रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रॉपर हो। देन जयनगर कुर्था रेलवे, ताकि नेपाल में रेल नेटवर्क इंटरनली स्ट्रांग हो और साथ साथ में भारत के साथ भी कनेक्टिविटी बेहतर हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में अपर करनाली जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है या अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसमें भी भारत के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी गई है। देन श्रीलंका, ऑलमोस्ट इंडिया ने $1 बिलियन का क्रेडिट अब तक श्रीलंका को प्रोवाइड करा है और स्पेसिफिकली 2004 की सुनामी के बाद में भारत ने श्रीलंका की तरफ बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल सपोर्ट, एक बहुत बड़ा हाथ फाइनेंशियल एड का
प्रेजेंट किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एयरपोर्ट, हाउसिंग, एग्रीकल्चर। तो हम्बन-टोटा पोर्ट जो है, इसको भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए भारत ने पैसा दिया। साथ के साथ भारत ने कांकेर-सुथराय पावर प्लांट के लिए भारत ने पैसा जनरेट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैंडी जाफना हाईवे और कैंडी महियान रोड, जो कि श्रीलंका के इंटरनल एरियाज हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए भारत ने अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। आफ्टर दैट मालदीव्स, इंडिया ने ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन डॉलर का असिस्टेंस प्रोवाइड किया। प्रधानमंत्री जी मालदीव्स गए भी थे, वहां पर भी लगातार बात चल रही है कि एफटीए नेगोशिएशंस और ये सब चीजें हम आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में जो भारत ने कहा है वो ये क्या, एक तो यहां पर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ है हनीमाडू एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। साथ साथ में भारत ने 1500 हाउसिंग यूनिट्स डेवलप करी है मालदीव्स के अंदर, जो कि वहां के जो लो इनकम पॉपुलेशन जो जनता है उसको प्रॉपर हाउसिंग हम प्रोवाइड कर पाए। आफ्टर दैट बांग्लादेश में हमने 8 बिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट अब तक अनाउंस करा है, जिसमें हमने रोड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया है। भारत ने वहां पे रोड नेटवर्क में, जिसमें आशुगंज, अखौरा रोड, साथ साथ में नरसिंगड़ी और सरायल रोड में कनेक्टिविटी लगातार बांग्लादेश के साथ बेहतर करी। रेलवे में खुलना मोंगला रेलवे जो है इसको बेहतर किया। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत लगातार इनको पैसा दे रहा है, स्पेशली रामपाल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भारत लगातार इनको फंड प्रोवाइड करता है। साथ साथ में कर्नाफुली वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में, क्योंकि आपको पता है इंडिया और बांग्लादेश का तीस्ता रिवर को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट को ध्यान में रखते हुए भी भारत ने वाटर सप्लाई वहां पे प्रॉपर बनी रहे बांग्लादेश में, तो कर्नाफुली वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो चिटगोंग में है वहां पर भारत ने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। देन अफगानिस्तान तो आपको पता है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रिकेट ऑल्सो हमने उनको स्टेडियम तक दे रखे हैं हमारे, दैट दे विल प्ले द क्रिकेट हेयर। और भी हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान को, ऑलमोस्ट 3 बिलियन डॉलर का हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जिसमें सालमा डैम सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज इन्वेस्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ की रोड इंक्लूडिंग द दिलाराम जारागंज हाईवे, ठीक है, ये बना है सलांग पास का इंप्रूवमेंट, ताकि काबुल और जो नदन अफगानिस्तान है उसमें बेहतर कनेक्टिविटी रहे। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट के कंस्ट्रक्शन में भारत ने पैसा प्रोवाइड किया है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के लिए भारत ने स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करी है। और सालमा डैम जो बहुत ही पॉपुलर है, उसमें भी भारत, ये इसको नाम भी दिया गया इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, तो इसमें भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए भारत सरकार की तरफ से लगातार फंडिंग प्रोवाइड करी गई है। तो इसी तरह से इन्हीं सब चीजों के एक बैकड्रॉप में हम ये कहते हैं कि हमने हमारे नेबर्स को, हमारी जो नेबर फर्स्ट थ्योरी है उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसका देखिए फ्रेंड्स एक रीजन भी है, आज जितनी भी कंट्रीज हैं दुनिया भर में, ये तो सारे खैर फैक्ट्स हैं तो इसलिए मैंने एक रीड करें आपके लिए, लेकिन अगर मेंस के कंटेक्स्ट में मैं आपसे बात करूं कि नेबर फर्स्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो दुनिया भर में आज जितने भी कंट्रीज आपस में रिलेशंस बना रहे हैं, उन रिलेशंस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है इकोनॉमिक टाइज और दूसरी है मिलिट्री टाइज। अब भारत के जितने भी रिलेशंस जो अपने नेबर्स के साथ हैं, इसमें इकोनॉमिक टाइज इतनी बड़ी मैटर नहीं करता, क्योंकि भारत इन सब कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत रिच है, बहुत डेवलप्ड है इनके कंपैरिजन में। तो भारत के लिए यहां पर इकोनॉमिक टाइज से ज्यादा मिलिट्री टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत क्योंकि लगातार फंडिंग इनको इसलिए करता है क्योंकि इंडिया के जो दो नेबर्स हैं जो सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है इंडिया के, उनसे भारत को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और भारत जो है लगातार कोशिश ये करता है कि अपने जो ये बाकी के जो नेबर्स हैं साउथ एशिया के, इनके साथ एक अच्छा रिलेशन स्ट्रांग करे। उसका रीजन ये है कि अगर इनके साथ रिलेशन ठीक हुए, अगर हम इनके साथ रिलेशन बेहतर कर पाए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमें, अगर कल को भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है चाइना या पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में, तो उस केस में वी कैन यूज दीज पर्टिकुलर कंट्रीज फॉर आवर मिलिट्रिकल इंप्रूवमेंट, फॉर आवर मिलिट्रिकल स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस। इसीलिए भारत लगातार ये काम करता रहता है। और आप भारत को छोड़िए, चाइना खुद इनको इतनी फंडिंग देता है। श्रीलंका को पूरा एक डेट में फंसाने का काम चाइना ने कर रखा है। श्रीलंका की इकोनॉमी को जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, वो कहीं ना कहीं चाइना ने कर रखा है। तो ये सारे काम क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इंडिया एंड चाइना बोथ न्यू दिस थिंग कि इकोनॉमिकली तो ठीक है, ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं ये बहुत छोटे हैं हमारे सामने, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, इनकी पोजीशनिंग इस तरह की है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले समय में। तो ये पर्टिकुलरली फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज थी आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए,
अगर आप यूपीएससी 2026 अटेम्प्ट करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है P2I बैच। ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें हम आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराते हैं। 1000 आवर्स की प्लस की लाइव क्लासेस होती है, आंसर राइटिंग होती है, मेंटरिंग होती है, डाउट सेशन होता है और ये सब कुछ आपको अवेलेबल है सिर्फ 29,999 में इफ़ यू पीपल यूज माई कोड। मेरा कोड है SBS Life। इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 29,999 में आपको एक पूरा कोर्स मिलेगा। इसकी स्टार्टिंग डेट है 28 अक्टूबर और ये बैच शाम को 6 बजे से है। और अगर फ्रेंड्स आपने इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद प्री क्वालिफाई कर लिया तो आपकी फीस आपको पूरी रिफंड हो जाती है। आपको स्टडी IQ कैंपस में बुलाया जाता है, यहाँ पे रहना खाना, आपकी मेंटरिंग, प्रॉपर आपके डाउट सॉल्विंग सब चीज़ें होती हैं। एंड लास्टली जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तो हमारे एक्सपर्ट्स आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी बहुत ध्यान देते हैं। तो ये सब चीज़ें स्टडी IQ आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो ज़रूर इन कोर्सेज को ज्वाइन करिए और आप मेरा जो कूपन कोड है SBS Live इसको किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में, ना सिर्फ UPSC बल्कि अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी। साथ साथ अगर आप कोई कंटेंट स्टडी IQ से लेना चाहते हैं, कोई बुक्स खरीदना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। So this is all from my side and this is my Telegram and Insta ID. You can join it through my Telegram and Insta and this is all from my side. थैंक यू सो मच। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इकोनॉमी के डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमी के डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए जाएं तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का डेली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको मैं डिस्कस करता हूं 2:30 PM पे मंडे टू सैटरडे 2:30 PM पे हम डेली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इकोनॉमी इश्यूज को डिस्कस करते हैं और शाम को 7 बजे मंडे टू सैटरडे हम इकोनॉमिक के जो बेसिक्स हैं, रमेश सिंह एक बहुत अच्छी किताब है इकोनॉमी की, उस किताब के हम चैप्टर वाइज डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं जिसमें हम इकोनॉमी के बेसिक्स को समझते हैं। ये सब अवेलेबल है। आप जहां पर ये वीडियो देख रहे हैं वहीं पे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ये दोनों टैब मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के भी और रमेश सिंह बुक के भी। टिल डेट बी हैप्पी, बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।